Hello and welcome all of you. Good evening. Welcome to your own channel, Olympiad Corner. And oh yes, you are back after a long time. I have forgotten your name. Please tell me. Hello Krish. Hi Divyan. How are you? All right, all correct answers. I hope you've done all these questions, right? चलिए, तो लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने बात करी थी इक्विवेलेंट वेट की. इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्लासिकल मेथड, ठीक है, क्लासिकल मेथड जिसके अंदर हम ऑक्साइड्स की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट. यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड्स की बात करी थी, फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड से बात करी थी कि आप हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन को जितना मेटल डिस्प्लेस करे वो उसका इक्विवेलेंट वेट है. फिर अगर ऑक्साइड की बात करें, 8 ग्राम्स ऑक्सीजन को जो डिस्प्लेस करे, ओहो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा एनर्जी लग गई. कहाँ चला गया भाई? आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ यहाँ, ठीक है. ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे. फिर हमने बात करी थी क्लोराइड में 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड को जो जितना मेटल डिस्प्लेस कर दे वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा. और मेटल डिस्प्लेसमेंट में कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मतलब मास ऑफ मेटल 1 अपॉन मास ऑफ मेटल 2 विल गिव यू द रेशियोज ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ दोज मेटल्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी कि मेथड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास यूजिंग इक्विवेलेंट वेट, जिसके अंदर हमने वेपर क्लोराइड की एक तो हमने ये बात करी थी. एटॉमिक मास क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर के बराबर होता है. इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर के बराबर होता है. फिर हमने वेपर डेंसिटी ऑफ अ क्लोराइड से डिटरमाइन करने की कोशिश करी थी. और इस तरीके से हमने ये जो एक्स क्या है, मेटल की वैलेंसी, हमने वैलेंसी भी डिटरमाइन करी थी. और वैलेंसी पता चल जाए तो हम यहाँ से एटॉमिक वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं. एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक वेट मिल जाएगा हमको. ये सब बात भी हमने करी थी. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं विच, देखिए ज़रूरी नहीं है आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे के उससे कुछ कैलकुलेट करवाया जाए. हो सकता है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करवाया जाए, हो सकता है एटॉमिक मास कैलकुलेट करवाया जाए और उसको फर्दर कहीं आगे यूज़ किया जाए. तो ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपके काम आएंगे. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है. लेकिन हाँ, ये सब टूल्स हैं जो बीच बीच में आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए और ये काम आते हैं. एंड अननोन एलिमेंट, ये हमने एक क्वेश्चन किया था. इसके बाद, अरे भाई आज क्या ही हो रहा है. हाँ, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने कर दिए हो. दिव्यांग का आंसर आ चुका है, फटाफट. हाँ यस रोहित. दिव्यांग, आप स्कूल नहीं जा रहे हो क्या? आप स्कूल भी जाओ, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल मत जाओ, आप स्कूल जाओ. देखो हमारी क्लासेस ऑल्टरनेट डे होती हैं और ऑल्टरनेट डे के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लास सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. तो आप थोड़ा सा 1.5x पे इस हर वीडियो को देखा करिए. इवनिंग आवर्स में आप अपना टाइम मैनेज करिए. आपके पास मॉर्निंग आवर्स होते हैं, आपके पास इवनिंग आवर्स होते हैं अदर दैन स्कूल आवर्स. आप बस ये कोशिश करिए कि स्कूल का सारा होमवर्क स्कूल में निपटा के आओ. स्कूल का काम देखो, लर्निंग पार्ट तो साइंस मैथ्स का आपका यहाँ पे हो ही रहा है. बचा आपका SST और क्या बचा, SST बचा ना, और क्या बचा, कंप्यूटर बचा, ठीक है, जो भी बचा मतलब. तो वो हिंदी इंग्लिश, यस, उसको मैनेज करो कि वहीं पे जितना बनते कोशिश हो वहीं पे करके आओ कि लर्निंग पार्ट आपको कम से कम देना पड़े. और दूसरी चीज़, तीन बजे ख़त्म होता है, 3 बजे ख़त्म होता है ना, तो आने जाने का टाइम यूटिलाइज करो, उस वक्त क्लास देख लिया करो, उस वक्त लर्न कर लिया करो. स्कूल का लर्निंग पार्ट जो भी ज़रूरी है, जो भी टेस्ट देना है, तो वो सब उस वक्त कर लिया करो, ठीक है. क्योंकि देखो तुम अच्छा कर रहे हो, हाँ, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड, मतलब यहाँ पे भी वी आर सीइंग यू आर डूइंग गुड, वी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क. लेकिन स्कूल मैनेज तो करना पड़ेगा, या फिर स्कूल में कोई एक बार बात कर लो कैसे वो आपको अलाउ करते हैं. आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात कर लो आप एक बार उनसे, और नहीं तो फिर स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, उसको अल्टरनेटिव नहीं है, है ना. यहाँ पे जैसे कोटा में दर्ज अ डिफरेंट कल्चर, बाकी आप, मुझे पता नहीं है आप कहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या कल्चर है आई कैन नॉट से, राइट. तो आप एक बार वहाँ पे आप उनको अपना एक बार टारगेट एग्ज़ाम जाके आप प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से, किसी से भी आपका टारगेटेड एग्ज़ाम, उसका वाइड सिलेबस, ये सब डिस्कस करिए और अपनी परफॉर्मेंस भी डिस्कस करिए.
क्यों भाई, ऐसा मत करो तुम लोग, ड्रॉप आउट स्कूल तो छोड़ना नहीं है। स्कूल भाई, स्कूल के साथ ये सब कुछ मैनेज करना है, स्कूल नहीं छोड़ना है। रोहित, आप कहाँ थे इतने दिनों से? रोहित जी कहाँ गायब हो गए थे इतने दिनों से? कोटा से हो क्या रोहित? कोटा से हो क्या? ये कल्चर तो कोटा में ही फॉलो होता है और तो कहीं फॉलो होता नहीं है, इसीलिए मैं दिव्यायन को ये बात नहीं बोल सकती थी। कोटा से ही हो क्या? ओके, तो वहाँ पे ऐसा फॉलो हो जाता है। चलो अच्छी बात है अगर ऐसा मैनेज हो गया है आपके केस में। बट अगर आप स्कूल ऐसे आप तो कॉम्पनसेशन यानी कि आपको जो अपनी तरफ से मेहनत करनी है ना, वो बहुत ज़ोर लगा के करनी है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिहार, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके स्कूल वाले आपके कितनी सुनते हैं। गुड, थोड़ी थोड़ी आप भी सुनिए स्कूल वालों की, ठीक है? चलिए ओके, तो लेट्स मूव ऑन। A metal M of equivalent mass E forms an oxide of molecular formula MXOY। तो आपको यहाँ से M की वैलेंसी Y मिल गई है। The atomic mass of the metal given correctly is by which of the equation। अब आपको MXOY, आपको ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ठीक है? ऑक्साइड बना रहा है। अब आपको ढूंढना क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। एटॉमिक मास ऑफ द मेटल क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल विच कंबाइंस विथ क्या होता है? विथ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो आपको यहाँ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन कर रहा है वो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है? Moving on to the next question, the percentage of an element M is 53 in its oxide of molecular formula M2O3. Its atomic mass is about 27 आएगा I guess, ठीक है? इसका मास 27 आएगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं कि मैंने दिए कहाँ से थे। ऑल राइट, ठीक है, तो दिव्यायन ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी चलिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3BO3 इन इट्स रिएक्शन विद NaOH टू फॉर्म। अब H3BO3, अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? सारा खेल ही किसका? H3BO3 दिया क्यों क्या था आपको? H3BO3 की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि इसका n फैक्टर क्या होता है? 1, ठीक है? सो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास। और ये अगर याद हो, रिकॉल कर लो जल्दी से, ये आया कहाँ से था? इसका जो n फैक्टर 1 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा था? H प्लस आयन कहाँ से आ रहा था? वाटर से आ रहा था। इसने खुद ने अपना खुद का कुछ भी नहीं दिया था। नेक्स्ट वन, x ग्राम ऑफ मेटल गेव y ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, हेंस द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज। ऑल राइट, सो इसका आंसर भी था दिस वन, राइट? ठीक है, आई होप यस फ्रॉम वाटर आ रहा था, राइट? चलिए आई थिंक हो गए क्वेश्चंस। यस, सो ऑल राइट, हमने बात करी पिछली कुछ क्लासेस में, हमने इक्विवेलेंट वेट की बात करी और इक्विवेलेंट वेट से तो तीनों वो लूज करता है। अरे भाई गड़बड़, कहाँ से करता है? H3BO3 तो एक OH और गेन कर लेता है, वेकेंटी ऑर्बिटल्स। भूल गए दिव्यायन? भाई ऐसा मत करो, इतना इंपॉर्टेंट केस था ये तो, इसीलिए मैंने इसको याद दिलाया पूरा। ये देखो H3BO3 क्या करता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल है, एक OH गेन कर लेता है, वाटर में से H प्लस और OH, ये देखो वाटर में से एक OH गेन कर लेता है, BOH होल 4 टू द पावर माइनस बनाता है और H प्लस रिलीज करता है। तो ये जो H प्लस है वाटर का H प्लस रिलीज हो रहा है। इस रिएक्शन में भी, इस रिएक्शन में कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ गया? हाँ, इन दिस रिएक्शन विद NaOH। भाई कुछ भी हो, वो लूज नहीं करना है, उसने वाटर का H प्लस डिस्प्लेस करना है सीधा, बस दैट्स इट। ये कुछ भी बन रहा हो एंड प्रोडक्ट, उसने क्या करना है? वाटर का H प्लस एक डिस्प्लेस करना है, उसकी बेसिसिटी 1 है, ये याद रखनी है, ठीक है? अप्लाई वही होगा, ठीक है? चलिए जी, ओके।
सो अगेन मूविंग ऑन विथ सम क्वेश्चंस कैसे भाई, देखिए अभी हमने बेसिसिटी, अभी हमने एसिड बेस नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने क्या बात करी, हमने नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट किया, दूसरा हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, तीसरा हमें यहाँ पे उसकी नॉर्मेलिटी और एसिड बेस के अंदर इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आएंगे हम कि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कैसे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। सब में अलग अलग तरीके हैं, मतलब सिमिलर तरीके हैं एन फैक्टर कैलकुलेट करने के, लेकिन हाँ थोड़ी सी ट्रिक्स हैं तो वो हमें आज देखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ, साथ साथ करते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, द इक्विवेलेंट वेट, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द इक्विवेलेंट, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। भाई ये तार तो बहुत ही परेशान करता है। वेट ऑफ कॉन्सेप्ट पे बात करिएगा, ये पेपर ही पूरा कंसेप्चुअल है, तो m/2 एज बेस, तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सेकंड क्वेश्चन को भी, सो दैट मीनवाइल आई राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके करिएगा इसको सॉल्व।
गुड 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 माधव, ये भी ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बट दिव्यायन इज़ फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस क्वाइट अ बिट, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अभी तो कुछ दिन रेगुलरली जाना होगा, अभी इनके एफएज नहीं, अब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक ऑल्टरनेट जाना शुरू करो, या 3 दिन चले गए 3 दिन छुट्टी कर ली, कुछ देख लो, मैनेज करो कैसे तुम्हारे स्कूल में सूटेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2HPO4 कैन बी। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है और इस कंडीशन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि देखो भाई यहाँ पे NaHPO4 Na2HPO4 ये कैसे कैसे काम कर सकता है। ये एसिड के फॉर्म में, बेस के फॉर्म में, आप देखो अगर एज अ बेस है, हमने NaHPO4 Na2HPO4 इसके अगर हम रिएक्शन देखें, एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है, और बेस क्या करेगा, यहाँ पे H+ आयन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ये Na2HPO4 जो है इसमें से 2Na प्लस HPO4 माइनस रिलीज होगा। अब ये HPO4 माइनस जो है ये H+ दे दे और प्लस क्या दे दे, PO4 3 माइनस। तो जब ये H+ देगा, कितने H+ दे सकता है, एक H+ दे सकता है। तो एक H+ देगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/1 हो जाएगा उस केस में जिस केस में ये H+ दे रहा है, यानी कि जब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है m/1 हो जाएगा। क्या ये H+ ले सकता है, देखते हैं। अब अगर ये HPO4 माइनस जो है ये 2 H+ एक्सेप्ट करके क्या ये H3PO4 नहीं बन सकता, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। अगर ये 2 H+ ले लेगा तो ये H3PO4 बन जाएगा, और इन दैट केस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय 2। तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, जब वो एसिड की तरह बिहेव करे, H+ आयन डोनर, और ये कब पॉसिबल है, जब वो बेस की तरह बिहेव करे, H+ आयन एक्सेप्टर। देखो हमने जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करी थी, H+ आयन एक्सेप्टर, देख लो यहाँ पे H+ आयन एक्सेप्टर जब बन रहा है तो H3PO4 और उसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द n फैक्टर m/2। तो m/2 एज अ बेस, m/1 एज एन एसिड, सो बोथ A and B इज करेक्ट। सो यहाँ पे बोथ A and B आर करेक्ट, दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे हो गया है एप्लीकेशन इक्विवेलेंट वेट का, ठीक है। हमने मोलारिटी की बात करी थी, उसके बाद वैसे ही सिमिलर हमने नॉर्मेलिटी की भी बात करी थी, ठीक। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलारिटी इनटू इट्स n फैक्टर। एसिड है तो उसका n फैक्टर बेसिसिटी है, बेस है तो उसका n फैक्टर एसिडिटी है, सॉल्ट्स हैं तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज है, आयंस है तो इट्स वैलेंसी है, एलिमेंट है तो इट्स वैलेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड और शेड, लॉस्ट और गेन्ड, सॉरी। हियर द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड इज। अब देखो ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है पुराना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं पुराने 15-20 साल पहले, 25 साल पहले IIT में आए हुए जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते थे उनको सॉल्व करना हमेशा अच्छा रहता है। तो आप देखिए मैं आपके लिए वही ऐसा एक पुराना क्वेश्चन लेके आई हूँ, फॉस्फोरस एसिड। अब फॉस्फोरस एसिड क्या है, H3PO3। आप याद करिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तब इसका स्ट्रक्चर बताया था और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखिए समझ में आ गई, नाम देख के खट से एक बार में क्या हो जाएगा, H3PO4, और फॉर्मूला देख करके आप क्या बताओगे, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3, गलत जवाब। बेसिसिटी कितनी है, 3, गलत जवाब। क्यों, बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी 2 है। याद करिए हमने इसके फॉर्मूले में इसके आपसे बात करी थी, जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में बात करी थी, राइट। 2 है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड 1 2 3, कितने H, एक OH, एक OH और एक H, और हाइड्रोजन कौन सा वाला रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, सो दिस एंड दिस, सो द बेसिसिटी इज 2, राइट, द बेसिसिटी इज 2। नॉर्मेलिटी क्या होती है,
नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, एन फैक्टर यहाँ पे बेसिसिटी हो जाएगी और सारा खेल इसमें यहाँ पे बेसिसिटी का था, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर का था। सो 0.3 इंटू 2 विल गिव यू नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी 0.6 नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी थी, तो करेक्ट आंसर इज डी। किसी ने करेक्ट आंसर दिया है? ओके, दिव्यांग ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution of 6.3 gram of oxalic acid dihydrate is made up of। इसको करने से पहले मुझे लगता है आप चलिए करते हैं, इसी को करते हैं। An aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize। अब देखिए एसिड बेस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, यहाँ पे अब एसिड बेस के इक्विवेलेंट्स को हमें करना है कंपेयर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में, कि क्या कह रहे थे भाई कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी। तो अब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितना एसिड है उतना ही बेस, जितने एसिड के इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही बेस के इक्विवेलेंट्स भी होंगे। हमें बस इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करनी है और वही कॉन्सेप्ट मुझे आपको यहाँ समझाना है कि ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे कैसे। अब आप देखो इसका नाम क्या है, पहले तो एसिड का नाम देखो। एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, यानी कि क्रिस्टल्स हैं। डाइहाइड्रेट का मतलब है दो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच्ड हैं। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टल फॉर्मेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सैलिक एसिड का, देखो इसको देखते हैं हमें क्या क्या पता चल रहा है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता चल रहा है, साथ में हमें इसकी बेसिसिटी भी पता चल रही है। कैसा एसिड है ये एक डाई बेसिक एसिड है। कैसा एसिड है ये एक डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। 12 प्लस 16 32 प्लस 2 ये सब इंटू 2 और प्लस 18 इंटू 2, that is 36. So this is going to come to 6, 3 and 1 4, 46 into 2 90, 46 into 2 90 no 46 into, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं ना, नहीं कर पाओगे तभी तो करवाने आई हूँ, कोई बात नहीं, कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं, डोंट वरी। सो इसका टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 126 ग्राम्स आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो एक्वस सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, जितना भी समझो उतना पूरा कंप्लीट समझो, उसकी डेप्थ तक समझो और उसको आराम से सॉल्व करो, मतलब जितना आए वो सॉलिड आए, ठीक है। इधर देखो 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml। मास दिया हुआ है और क्या दिया गया, वॉल्यूम दी गई है। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। अब पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज मतलब जितने एसिड के इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही बेस के इक्विवेलेंट्स हैं। क्या कि जितने एसिड के इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही बेस के इक्विवेलेंट्स हैं। सो एसिड इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। बाकी सब की हमको ज़रूरत नहीं है, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कब होंगे। अब सीधे आ जाओ, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या निकाला है आपने, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या निकाला है, N/V, ठीक है। इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या निकाला आपने, N/V। एक और फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट्स, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास गिवन मास
अपॉन जितना मास दिया गया है सैंपल में अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो हम यहाँ कह सकते हैं गिवन मास, देखो मैं बहुत नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इनटू एन फैक्टर, इनटू, अरे भाई क्या ही आ गया, एन फैक्टर, राइट। अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं भी उसे ऊपर यूज कर लेंगे तब बात करेंगे। चलो अब इसमें से आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, क्या n इंटू वी किसका किसका दिया गया है, गिवन मास किसी का दिया गया, अभी ऊपर हमने 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड देखा था, फिर हमें ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर पता चल गया था 2 वहाँ से, और हम मोलर मास तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, यानी कि इक्विवेलेंट के दोनों फॉर्मूले यूटिलाइज होने वाले हैं। अब आप देखो एक्वस सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मेज अप टू 250 ml, यानी कि नॉर्मेलिटी, इसको हम N1 मान लें, ये अपना सोल्यूशन 1 हो गया, ये अपना सोल्यूशन 2 हो गया, ठीक है। तो N1 V1 इक्विवेलेंट्स क्या देता है, N1 V1 इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, शुड बी इक्वल टू N2 V2, ठीक है, शुड बी इक्वल टू N2 V2। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखो मार्क करते चलो, N1 कितना है, N2 कितना, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, ये है अपनी N2, बेस की नॉर्मेलिटी N2, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, 10 ml किसका है, 10 ml किसका है, 10 ml किसका है ऑफ दिस सोल्यूशन, ये अपनी है V1, कितनी है, द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है इसका V1, ये V1 है किसका, ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन का V1 है। आपसे V2 पूछा गया है, V2 इज समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट, N2 आपको बता दिया गया है, N1 आपको गिवन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है, N1 आपको गिवन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है। अब N1 निकालते हैं, चलो N1 निकालते हैं। N1 कैसे निकलेगा, हाँ करेक्ट है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। N1 कैसे निकलेगा, चलो बात कर लेते हैं, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी से आ जाएगा, मोल्स इनटू बेसिसिटी, ये रहा, देखो हमने यही निकाला था, ये दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या, क्या करा था हमने, इक्विवेलेंट वेट N1 इंटू V1 निकालो भैया, क्या है अपनी मोलारिटी कितनी आ रही है, हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, ठीक है। मोलारिटी आपको 6.3 ग्राम्स दिया गया है क्वेश्चन में, मोलर मास हमने 126 निकाल रखा है, देखो। हाँ खास बात ये ध्यान रखना, यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि इसको नहीं जोड़ते हैं, क्यों भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है डाईहाइड्रेट, क्वेश्चन में दिया गया है डाईहाइड्रेट, हम उसको नहीं जोड़ते, इसलिए हम सारा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में क्रिस्टल्स बोला गया है, फॉर्मूला देखो दिया नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर, ये जेई का क्वेश्चन है, यही इसमें क्रक्स था, ठीक है, यही बात समझने वाली थी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास उसमें एडेड है, राइट, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं। अब निकालो, यहाँ पे क्या हो गया, मोलारिटी कैसे निकलेगी, मोलारिटी इज हाउ डू यू कैलकुलेट मोलारिटी, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास आ गया इसका 126, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है कितनी, यहाँ पे 250 ml है, और मोलारिटी निकलती है 1000 1 लीटर के अंदर, तो ये हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, इनटू बेसिसिटी कर लो भैया, बेसिसिटी कितनी, अभी बताया था, ऑक्सैलिक एसिड 2H प्लस आयन देगा, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, तो 2H प्लस आयन देगा, आ गए वहाँ से यहाँ पे 2। अब सॉल्व करो इसे, 1 ज़ा 4 ज़ा, ये भी 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, और ये क्या गया भाई साहब, कहाँ गायब हो गया, ये रहा, ओहो हाँ, ये क्या कर रहे थे अपन, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो, और ये आ गया यहाँ पे 1 ज़ा 2 ज़ा, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 and 5, देखो मैंने बहुत खचड़ पचड़ करके कैलकुलेट किया है, आप इसको ढंग से कैलकुलेट कर लेना, और मेरा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा आएगा 2/5
यानी कि 0.4 नॉर्मल। भाई साहब देखो, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो कैलकुलेशन मैंने किया क्या है, मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। पहले मैंने मोलारिटी कैलकुलेट करी, मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ मतलब मोलारिटी की मैंने सीधे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि हम मोलारिटी पे बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस करके ऑलरेडी आ चुके हैं। मोलारिटी क्या होती है, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स निकला है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो ये 6.3 डिवाइड बाय 126, ये आपको देगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स देगा। अब मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए इस मोल्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, 250 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करके। तो डिनोमिनेटर में यहाँ 250 ml आ गया, ऊपर 1000, यानी कि हमने लीटर्स में उसको कन्वर्ट कर दी वॉल्यूम को। अब ये मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी यहाँ से हमने कैलकुलेट करी, बेसिसिटी इसकी 2 होती, कैलकुलेट क्या करी, मतलब हमें एसिड देख के पता थी, तो यहाँ पे 2 है इसकी बेसिसिटी। तो यहाँ हमने जब इन सारी टर्म्स को कैंसिल आउट करा तो मेरे पास नॉर्मेलिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 0.4 नॉर्मल। ये ही चाहिए था मुझे क्या चाहिए था, N1 मिल गया, क्या निकल के आया 0.4 नॉर्मल, यही चाहिए था मुझे। अब मुझे क्या निकालना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके मुझे निकालनी है नॉर्मेलिटी, सॉरी वॉल्यूम V2 मुझे फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है ना। तो अब चलते हैं हम अपने, अब बस हमको कुछ भी नहीं करना, अब हमको इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज इक्वल टू, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है हमको, ठीक है। देखो N2 गिवन है, ये रहा, N1 हमने कैलकुलेट कर लिया, V1 ये रहा, ये वाले सोल्यूशन का 10 ml लेना है, इतने नॉर्मल सोल्यूशन का 10 ml लेना है। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml, यानी कि इतना नॉर्मल हमने सोल्यूशन बनाया, इसमें से सिर्फ हमने 10 ml का सैंपल लिया, इसमें से सिर्फ हमने 10 ml का सैंपल लिया। तो जो 10 ml लिया उसके अंदर इक्विवेलेंट्स भी कम हो जाएंगे, उसके अंदर इक्विवेलेंट्स भी कम हो जाएंगे, इसीलिए इक्विवेलेंट्स हमने क्या किया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। सो इसी को मैं यहाँ पुट इन कर देती हूँ। N1 निकला है हमारा 0.4, V1 है हमारा कितना 10 ml, और N2 गिवन है कितना, कहाँ गया 0.1 नॉर्मल, एंड अपना V2 हमें है फाइंड आउट करना। तो V2 इज इक्वल टू N1 0.4 इंटू V1 10 बाय 0.1। बताओ आंसर क्या आया, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके लाओ 40 ml, आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया मुझे बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगी। नहीं 4 ml नहीं है, 4 ml नहीं है बेटा, 40 ml है, 40 ml है, चेक करो कैलकुलेशन, दिव्यायन चेक करो कैलकुलेशन, 40 ml, हाँ गलत तो हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे बताओ पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे हमको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करना है, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस क्वेश्चन की देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझनी है, वही उलझा रही है, काम तो वही है उतना थोड़ा सा, ठीक है, जो आपको आता है ऑलरेडी, और उसको नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस करके आप उसको मास्टर कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे आंसर हमने टिक ही नहीं करा, 40 ml करेक्ट आंसर 40 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 12 ml of which neutralizes 15 ml of N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको क्या क्या गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब एक एसिड है, पहले तो देख लो एक एसिड है, कौन H2SO4, और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि अब मैं सीधे बात करूं तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। हमारा ध्यान सीधे इसी पे जाना चाहिए, और बेस कौन है यहाँ, NaOH। नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको N फैक्टर पे ध्यान जाए, ठीक है। चलिए तो क्या क्या दिया है अब देखें, 12 ml ऑफ विच न्यूट्रलाइजेस, 12 ml वॉल्यूम दे दी गई है इसकी V1, और इसकी हमें N1 नहीं पता है, V1 हमको कितना दिया गया है 12 ml।
पुट करते चलो वैल्यू, n1 नहीं पता है, ठीक है, इसका इट शुड बी इक्वल टू n2 इंटू V2, n2 कितनी दी गई है, ये n/10 क्या होगा, आप याद करो मोलारिटी में हमने बात करी थी, मोलारिटी में हमने क्या बात करी थी, सेमी मोलर, डेसीमोलर, है ना, सेमी मोलर m/2, तो सेमी नॉर्मल n/2, हाफ 0.5 नॉर्मल, ठीक है, और n/10 यानी कि m/10 डेसीमोलर, m/10 यानी कि 0.1 मोलर, सिमिलरली n/10 सेमी नॉर्मल, ठीक है, सेमी सॉरी नॉट सेमी, डेसी नॉर्मल, कितना, डेसी नॉर्मल यानी कि 0.1 नॉर्मल या 1/10, नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 1/10, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.1, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, अब मैं लिख तो यहाँ पे सीधे 0.1 नॉर्मल ही रही हूँ, 0.1 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम कितनी दी गई भैया 15 ml, 15 ml, करेक्ट। देखो अब क्या क्या डेटा गिवन है, आपको दे दी गई है नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी n1 आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, एसिड की, नॉर्मेलिटी आपके पास आ जाएगी 0.1 इंटू 15/12, ये कितनी आएगी 4 क्या मतलब 3 4 एंड 3 5, ये आ गई आपकी 0.5/4, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5/40 दैट इज़ 1/8 विच इज़ इक्वल टू 1/8 यानी कि 0.125, यानी कि 0.125, ये 0.125 नॉर्मल, ये आ गई आपकी नॉर्मेलिटी। लेकिन ये तो आपसे पूछी नहीं गई थी, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो स्ट्रेंथ पूछी गई है। ध्यान दीजिए, हमने बिल्कुल शुरुआत में स्टोइकियोमेट्री में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन क्या होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट वाज द स्ट्रेंथ। हमने इंटर कन्वर्जन भी पढ़ा था, याद करिए। सो आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हाँ जी, अब स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको सोच कहाँ तक ले जानी पड़ेगी। चलिए, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, 0.125 नॉर्मल, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी का चलो मैं फॉर्मूला लिखूं ऐसे कि जिसके अंदर ये ग्राम्स और लीटर ये दोनों वाली मतलब मास भी आ जाए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ जाए, इस तरह से मैं कुछ फॉर्मूले तक पहुंचती हूँ। चलिए फॉर्मूले से हम बात करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझनी आसान हो जाए, राइट, आपको चीज़ें समझनी आसान हो जाए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स हैं। सो यहाँ पे आ गई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, चलो एक टर्म तो आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ग्राम्स पर लीटर, स्ट्रेंथ चाहिए ना ग्राम्स पर लीटर, तो लीटर में क्या होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आ जाएगी नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले से। हमारे पास डेटा क्या क्या है और हमको कैसे यूटिलाइज करना है, हमको ये देखना है, ठीक है। चलो एक टर्म आ गया हमारे पास। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हम मास तक कैसे पहुंचे वो भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास इन ग्राम्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बताओ ये करते हैं कि नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो अब एक टर्म हमको नज़र आ रहा है, हमको दूसरा टर्म भी नज़र आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये क्या दिखा रहा है हमको, यही तो चाहिए था हमको। देखो क्या हो रहा है, ये मास इन ग्राम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इन लीटर्स। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये किसके बराबर है, देखो ये नॉर्मेलिटी के बराबर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, आपको जो टर्म चाहिए था वो मिल गया है, आपको जो टर्म चाहिए था वो मिल गया है। क्या? मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या होती है? मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास सोल्यूट का डिजॉल्व है, ठीक है, कितना मास सोल्यूट का डिजॉल्व है, दैट इज द स्ट्रेंथ। तो क्या आप यहाँ से फॉर्मूला एक देख सकते हैं, स्ट्रेंथ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, किसका? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट विल गिव यू द स्ट्रेंथ। देखिए, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट विल गिव यू द स्ट्रेंथ। अब मुझे बताओ, आपको क्या चैलेंज है स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में? आपको कोई चैलेंज नहीं है। क्यों? नॉर्मेलिटी आपने ऊपर यहाँ कैलकुलेट कर रखी है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होता है? बेसिसिटी। अब आपको उन्होंने अगर एसिड का नाम दे दिया है, अगर आपको एसिड का नाम मिल चुका है, तो बताओ मुझे इसको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने में आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पे H2SO4 एसिड दे रखा है, इसका वेट कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 98, इसका कितने H+ आयन देगा? 2H+ आयन देगा। कितने H+ आयन देगा? 2H+ आयन देगा। तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी विल गिव यू 49। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। क्या क्या चाहिए था? इक्विवेलेंट वेट चाहिए था, ढूंढ लिया। नॉर्मेलिटी चाहिए थी, ढूंढ ली। अब स्ट्रेंथ पूछी गई है, बता दो कितनी स्ट्रेंथ? 0.125 कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। मल्टीप्लाइड बाय 49 विल गिव यू स्ट्रेंथ। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर। हाँ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इसकी स्ट्रेंथ, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ भाई। मैंने ऑप्शन दिए हैं क्या इसमें? नहीं। चलो स्ट्रेंथ बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्विकली कैलकुलेट करके इसकी स्ट्रेंथ बताइए जल्दी से। देखिए, यहाँ से आपको ना क्या समझ में आया, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन पता है उसको यूटिलाइज कैसे करनी है, राइट। आपको यहाँ से आपने देखा आपको चाहिए स्ट्रेंथ, आप मान लीजिए भूल ही गए हो कि स्ट्रेंथ क्या होती है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर। एक एक शब्द का मतलब है, उस मतलब को अप्लाई करना आना है, दैट्स इट। आप जानते सब हैं, बस एप्लीकेशन में थोड़ा सा सोचेंगे ना कि कैसे क्या पूछना चाह रहा है। तो हमने देखो यहाँ कुछ नहीं किया, हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली बस न्यूमरेटर में मुझे मास इन ग्राम्स चाहिए था, तो मैंने ये सोचा कि मुझे नॉर्मेलिटी में ग्राम्स, मास इन ग्राम्स कहाँ पे आता है, बस मैं उस टर्म तक आई हूँ, और वॉल्यूम कहाँ पर आती है, उन दोनों को रिलेट किया है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। यही आपको भी करना है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस ध्यान से करनी है। करेक्ट दिव्यायन, एब्सोल्युटली करेक्ट। 6.125 वॉट। हाथी, घोड़ा, खंबा, कुत्ता, बिल्ली, क्या क्या बताया है भैया तुमने? तुम जल्दी बताओ क्या बताया है? 6.125 है, 6.125। एनी नंबर विदाउट अ यूनिट इज बेकार, ओके। ग्राम्स पर मिलीलीटर, यस, दिस इज करेक्ट नाउ, ये सही है। हाँ जी, फिर गायब कर दिया तुमने यूनिट, हाँ, ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, चलो गुड। अभी समझ आया दिव्यायन और बाकी सब लोग भी, क्योंकि आप लोग देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये समझ आया तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं फिर ऊपर, राइट। नहीं समझ में आया तो मुझे अभी बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। यू शुड नो दिस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 12 ml ऑफ विच न्यूट्रलाइजेस। स्ट्रेंथ बतानी है एक सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की जिसका 15 ml N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की इक्विवेलेंट्स कितने? N/10 × 15, ठीक है।
और इसके इक्विवेलेंट्स कितने आपको मालूम नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम दी गई है आपको, और इक्विवेलेंट से डिराइव करके आपको कुछ निकालना है, ठीक है। आपको क्या पता है कि अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो उस केस में यहाँ उन्होंने बता रखा है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस बता दिया है तो आप इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ऑटोमेटिकली निकाल चुके हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस आपको बता दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन सी, ये दे रही है आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। तो यहाँ से जितने इक्विवेलेंट्स निकल के आएंगे वो किसके इक्विवेलेंट्स निकल के आएंगे? वो बेस के तो निकलेंगे, साथ में वो एसिड के भी बराबर होंगे, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब आपको आगे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या कि 12 ml ऑफ H2SO4। सो अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2, ठीक है। तो यहाँ से आपने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर ली। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना कंफर्टेबली आ गया होगा कि आप यहाँ से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। आपने दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट किए और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर ली। अब नॉर्मेलिटी मिलने के बाद आपको क्या क्या मिल चुका है, यहाँ से हमें ध्यान देना है। नॉर्मेलिटी के बाद आपसे क्वेश्चन में असलियत में नॉर्मेलिटी नहीं पूछी गई, स्ट्रेंथ पूछी गई है। यानी कि नॉर्मेलिटी यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के बाद के आगे का स्टेप कुछ और पूछा गया है आपसे। सो आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी नॉट ग्राम इक्विवेलेंट्स, स्ट्रेंथ निकालनी है ग्राम्स पर लीटर। स्ट्रेंथ जो निकालनी है उसके लिए आपको ग्राम्स चाहिए कहाँ? मैं आपसे बिल्कुल बेसिक बात कर रही हूँ, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख डालो। सारा फॉर्मूला लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। देखो नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, करेक्ट। अब हमें ग्राम्स पर लीटर चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए? ग्राम्स पर लीटर चाहिए। तो लीटर तो मिल गया, अभी ग्राम बाकी है। ग्राम कहाँ से लाए? न्यूमरेटर में। तो इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला था ये, क्या? मास इन ग्राम्स गिवन इन द क्वेश्चन, कितने मास इन ग्राम से डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट से जब हमने डिवाइड किया तो हमको मिल जाएंगे क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमारे काम के नहीं है। आगे देखो, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे क्या हो गया है? अब हमने जब इस फॉर्मूले को रीअरेंज करा तो हम देखते हैं ऑटोमेटिकली मास इन ग्राम्स, इसको जब हमने रीअरेंज करा तो मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल गिव यू व्हाट? नॉर्मेलिटी। तो हमको जो यूनिट चाहिए थी वो हमको यहाँ से मिल गई है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या है? ये स्ट्रेंथ है। ये क्या है? स्ट्रेंथ है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है? मास इन ग्राम्स, राइट। मास इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल गिव यू द स्ट्रेंथ। ये जो वाइट से मैंने गोला करा है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आपको क्या चाहिए था? यहाँ नॉर्मेलिटी से आप इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिल जानी है। नॉर्मेलिटी से जब आप इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ मिल जानी है। नॉर्मेलिटी आपने कैलकुलेट कर ली थी, राइट। आपने क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। उसके लिए आपको एसिड का नाम बता दिया है, आपको उसका मोलर मास कैलकुलेट करना आता है, आपको उस एसिड की बेसिसिटी भी पता है। तो आपने बस उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इक्विवेलेंट वेट निकाला और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो अब, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, okay, 4.9 grams of sulfuric acid is present in 100 ml of solution. What is the molarity of the solution? Calculate normality. I hope ये आपने फटाफट कर लिया होगा और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। चलिए, आंसर तो करेक्ट दिया है दिव्यायन ने। मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, आप जब तक अगला क्वेश्चन करिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे मोलारिटी पूछी गई है आपसे। मोलारिटी क्या होती है? N/1
वी एन के लिए आपको चाहिए 4.9/49 इंटू 100 इंटू 1000, ठीक है। इससे ये भी गया, ये आई 1 बाय है, क्या आ गया भाई 1, मोलारिटी आ रही है 1, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया। अच्छा 49 इक्विवेलेंट वेट ही निकाल के बैठे हैं H2SO4 का 98, सो 1/2, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/2, दैट इज 0.5 मोलर, ठीक है। आपको 0.5 मोलर आ गया है, क्या आ गई है, ये मोलारिटी आ गई है 0.5, और नॉर्मेलिटी भी पूछी गई है, सो मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, या एसिड है तो हम क्या बोलते हैं उसको, बेसिसिटी। सो मोलारिटी इज 0.5 इंटू एन फैक्टर कितना है इसका भाई 2, सो दिस विल गिव यू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो जैसे हम मोलारिटी इक्वेशन करते हैं m1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, उसके बाद डाइल्यूशन की बात करते हैं m1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V3। सो सिमिलरली यहाँ पर भी वो सारी इक्वेशंस फॉलो होती हैं, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3, राइट। वो डाइल्यूशन वाली सारी चीज़ें यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं नॉर्मेलिटी में, जैसे कि मोलारिटी में होती हैं। लिख दूँ यहाँ पे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ठीक है। फिर N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3, वेयर V3 क्या हो जाएगी, N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3 क्या है, V1 प्लस V2 है, ठीक है। सो आप यहाँ से N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V1 प्लस V2, इससे आप मिक्स करने पे जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं इन द केस वेयर बोथ आर द सेम सोल्यूशंस, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर 63 है, देख लेते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 63 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 ml ऑफ N/10 कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेस। चलिए अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अभी किया है, ऐसा क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। करूँ इस क्वेश्चन को कि आप कर लोगे, कर लिया है। वैसे तो 63 आंसर करेक्ट है रोहित, रोहित का आंसर करेक्ट है, रोहित आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो 63 आ रहा कर देती हूँ। 25 ml ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक है। और दूसरा क्या है, न्यूट्रलाइजेस ऑफ एन एसिड, एसिड नहीं पता हमको, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपसे बोल रहे हैं 25 ml ऑफ N/10 कॉस्टिक सोडा एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, दैट मीन्स इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी आपको दी है N/10 यानी कि 0.1, ठीक है। कितनी दी है आपको, 0.1 इंटू 25 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, 20 ml ऑफ एन एसिड। सो नॉर्मेलिटी आपको पता नहीं है, 20 ml बता दिया गया है, तो आपकी नॉर्मेलिटी निकल के आ सकती है N2, नॉर्मेलिटी आपकी निकल के आ सकती है 0.1 इंटू 25 बाय 20, ये दे देगी आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है भाई, 5 4 5 5 एंड ये अगेन आ रहा है, नॉर्मेलिटी आ रही कितनी 0.125 नॉर्मल, ये ड से डमरू बन गया, हाँ ठीक है। ये आ गई अपनी नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी आपको आ गई है, ठीक है। आपको दिया गया है 7.875 ग्राम्स ऑफ एसिड पर लीटर। अब आप देखो ग्राम्स ऑफ एसिड पर लीटर,
पूछा क्या है आपसे, आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा है। थोड़ी देर पहले अभी अभी आपने एक फॉर्मूला किया था, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। बताओ, अभी पिछले क्वेश्चन में ही, एक क्वेश्चन पहले ही हम ये चीज़ करके आ रहे हैं, उसका दूसरी तरीके से एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे। तो आपके पास है नॉर्मेलिटी, आपके पास है क्या, स्ट्रेंथ। अब आपको ये पहचाननी आनी चाहिए, क्या आपको ये बात यहाँ से पहचाननी आनी चाहिए, ग्राम्स पर लीटर। आपको ये बात यहाँ से पहचाननी आनी चाहिए कि दिया क्या है। तो आपको कोई भी डेफिनेशन, कोई भी टर्म जो है, कंसंट्रेशन टर्म, वो टेक्निकली पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। स्ट्रेंथ का रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन का हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, कितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कितने ग्राम सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेबल होती है। स्ट्रेंथ देखिए, आपसे किसी ने पूछी नहीं, दे दी, ठीक है, पूछी नहीं है, यहाँ दे दी कि इतने ग्राम्स पर लीटर में डिजॉल्व है, तो स्ट्रेंथ दे दी। अब आपको उसको, उस गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए एक एक बात का मतलब पता होना चाहिए, इसीलिए ये छोटे छोटे टर्म्स आपको सिखाए गए हैं। अब आप यहाँ से देखिए, स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का नाम तक नहीं लिया गया और आपको स्ट्रेंथ दे दी गई है। सो आपको स्ट्रेंथ गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे स्ट्रेंथ बाय नॉर्मेलिटी से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा कितना भाई, स्ट्रेंथ है 7.875 डिवाइडेड बाय 0.125, ये कितना आएगा। टाइम दीजिए, कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और करिए, बिल्कुल करिए आप, ठीक है। तो ये आएगी अपनी, कैलकुलेट करके बता दो भाई कितनी आएगी, 63, इक्विवेलेंट वेट इज 63। चलिए, इक्विवेलेंट वेट इज 63। आई होप आपको ये आ गया होगा करना। ऐसे और क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे उनको प्रैक्टिस करिएगा, उनके अंदर सिर्फ आप एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, उनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने की कोशिश कीजिएगा, सही तरीके से उनके एन फैक्टर देखिएगा, और साथ में ये भी देखिएगा कि क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, 20 बार पढ़ डालो। इस समय प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 20 बार पढ़ो उस क्वेश्चन को, 20 में सब कवर हो जाएगा। 2, 3, 4 बार में समझ में आने लग जाएगा क्वेश्चन। ढूंढो उसमें दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी खोज करनी पड़ेगी। भैया आंखें तो मेरी गई थी सैटरडे से, इसलिए तो मंडे की क्लास नहीं हुई थी। उनकी आइज़ तो बढ़िया है। अच्छा, ओके, फाइन। मुझे भी आई फ्लू हो गया था, इसीलिए मंडे की क्लास, इस समय इट इज़ एवरीवेयर, इसीलिए मंडे की क्लास नहीं हुई थी। चलो बढ़े आगे। मैम इज़ बेटर नाउ, लेट्स सी, क्योंकि इट इज़ एवरीवेयर तो कह नहीं सकते कब किसको हो जाए। सब बच्चे आते ही हैं यहाँ पे, ऑफलाइन सेंटर है तो, सो कह नहीं सकते किससे कब किसको इन्फेक्शन कैच कर जाता है, ठीक है। तो मैम विल टेक द क्लास एज सुन एज पॉसिबल। चलिए बढ़े आगे। ओके, आ गया। चलो भाई, अब चलते हैं हम आगे के कॉन्सेप्ट पे। ओके, अब चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर रीडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर रीडॉक्स रिएक्शंस। चमकदार, इससे नहीं लिखेंगे यार, डिफरेंट। भाई रीडॉक्स रिएक्शन के लिए अभी तक हमने एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट किया था, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट किया था और हमने कहा था कि एसिड्स के लिए अलग तरीके से, बेसिस के लिए अलग तरीके से, सॉल्ट्स के लिए, आयंस के लिए, इन सब के लिए हमने अलग अलग तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम रीडॉक्स की बात करने वाले हैं। रीडॉक्स में क्या होता है, रीडॉक्स में क्या होता है, क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड,
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रही है तो एक ऑक्सीडेशन नंबर से दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर में एक सब्सटेंस जा रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, यही एन फैक्टर होता है। यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है, कितना एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। दैट इज व्हाट इज एन फैक्टर एंड वी विल गो बाय दैट बेसिक डेफिनेशन, जो कि हमको हर जगह बचा के ले जाएगी। हम किसी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम कुछ भूल भी जाते हैं, भाई बच्चे हैं भूल सकते हैं, राइट, अधिकार है भूलने का, राइट, भूल भी जाते हैं तो भी हमें वो बेसिक डेफिनेशन अगर याद है ना, देखो जैसे स्ट्रेंथ की हमें बेसिक डेफिनेशन अगर पता है तो हम निकल के आ गए ना कि यहाँ ग्राम्स पर लीटर दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, बहुत देर तक तो सोचने में ही नहीं आए। इसी तरह से अगर आपको बेसिक डेफिनेशन, आपको जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो पता है ना, उसका मतलब समझते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो जानते हैं, तो आप क्या है कहीं भी फंस जाए निकल के आ ही जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कितना एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन अ रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो कुछ कहा क्या, नहीं, ओके, राइट, तो आगे चलते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एन फैक्टर फॉर, पहले हम समझ लें होता क्या है भाई, सिंपल रिडॉक्स के लिए जिसके अंदर एक ही एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, फॉर क्या लिखें हम यहाँ, ओनली वन एलिमेंट शोज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो चेंज शो कर रहा है, यानी कि सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एग्जांपल मैंगनीज एक बहुत बढ़िया एग्जांपल शो करता है इसमें, MnO4 माइनस, ये अगर मान लो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn2 प्लस में, मैंगनीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना +7 तक, ठीक है। सो यहाँ पे मैंगनीज जो है Mn4 माइनस से जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, कि MnO4 जानते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट, ये परमैंगनेट आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में किसी रिएक्शन में। अब आप जल्दी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फाइंड आउट करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +7, 4 2 8 -1 +7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सो व्हाट इज द चेंज इन एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, मतलब एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सो देखो 1 मोल पर मैंगनेट आयन ने, मैंने यहाँ पे पोटेशियम नहीं लिया है, ठीक है, मैंने आयन के टर्म से बात करी है, 1 मोल मैंगनेट आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज किया कि गेन किया, पहले तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, +7 से +2 यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ देखो कि इसने रिडक्शन कैसे हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हुआ होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 5। एन फैक्टर क्या हो गया, कितना एक्सचेंज है, 7 थे, 7 +7 का चार्ज था, +2 का चार्ज हो गया, यानी कि एक्सचेंज कितने का है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया 5। द एन फैक्टर हियर इज 5, द एन फैक्टर ऑफ परमैंगनेट आयन इज 5, राइट। इस रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर कितना हुआ है, 5। आपको समझ आई बात। हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन होने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन हुआ है। इस केस में यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 7 थे, मतलब +7 का चार्ज था, +5 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, तब जाके इस पे चार्ज आया है +2 का, ठीक है। इसने यहाँ पे 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 1 मोल पर मैग्नेट आयन ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सो जो नेट चेंज है वो है 5 का, सो इसलिए इसका एन फैक्टर यहाँ पे 5 है। सिमिलरली अगर मुझे इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बना है उसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूँगी, अब बस मैं ये समझ लूँगी मैंगनीज Mn+2 आयन से MnO4 माइनस आयन बना है। मतलब मैं अब इसकी रिवर्स में बात करूं तो कौन सा कलर लिया जाए जो दिखाई अलग से पड़े, हाँ, अब मैं इसको ऐसा मान लूं कि Mn2 प्लस से Mn
O4 माइनस बना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ मुझे दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। सो अगर यहाँ से हम शिफ्ट की बात करें, अगर मुझे इस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं बस इस रिएक्शन को उस तरफ से देखूंगी, ऐसा समझ लूंगी कि ये Mn2+ से Mn+7 बन रहा है। सो मेरे को यहाँ पे दिखेगा कि क्या दिखेगा, मुझे इसका n फैक्टर कितना है 2, यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना है 2 फॉर 1 मोल की हम बात करते हैं, किसके लिए, फॉर 1 मोल। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसमें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल चलिए, I2 आयोडीन से बनता है IO3-। अब आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी। फटाफट देखते ही एन फैक्टर कैलकुलेट करो। देखो एन फैक्टर कितना है, आयोडीन क्या ग्राउंड स्टेट पे एन फैक्टर कितना है 0। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन का एन फैक्टर कैलकुलेट करिए। ऑक्सीजन का याद करिए हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ऑक्सीजन इज ऑक्साइड फॉर्म में -2, तो 3 2 = 6 और ये चार्ज के बराबर होता है। सो -1 विल गिव यू +5। सो अब आप देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या बेसिक आपको डेफिनेशन क्या दी थी, क्या बोला था कि क्या होता है एन फैक्टर, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन लूज या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आप देखो यहाँ आयोडीन जो है, आयोडीन एक एटम आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर 1 एटम। एक एटम कितना एक्सचेंज शो कर रहा है +5 का, कितना चेंज शो कर रहा है +5 का। सो 0 से +5 कितना चेंज है 5 का चेंज। हम हमेशा मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। तो चेंज कितने का है 5 का चेंज है। कितने एटम्स के लिए, एक एटम के लिए, कितने के लिए, एक एटम के लिए। 5 का चेंज कितने एटम के लिए, एक एटम के लिए 5 का चेंज है। कितने एटम के लिए, एक एटम के लिए। यहाँ दिया गया है आपको I2। सो यहाँ पे एक एटम के लिए एन फैक्टर अगर कैलकुलेट करेंगे, एक एटम के लिए 5 है तो 2 एटम्स के लिए कितना होगा, एक एटम के लिए 5 है तो 5 × 2 एन फैक्टर, आयोडीन का एन फैक्टर हो गया 10। आयोडीन का एन फैक्टर, I2 का एन फैक्टर यहाँ पे हो गया 10, क्योंकि एक आयोडीन के एटम के लिए चेंज है 0 से 5 का, यानी कि +5 का। ठीक है, ओनली 5 का चेंज है। तो 2 के लिए कितना है 10 का, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 10। अब सिमिलरली रिवर्स बात करते हैं, क्या रिवर्स बात करते हैं। अब हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं IO3- आयन का, किसका, IO3- आयन का। अब यहाँ देखो, यहाँ पे चेंज देखो कितना है, +5 से चेंज कितना है, +5 से 0 का, यानी कि चेंज कितने का है 5 का ही चेंज है। कितने का, 5 के लिए 5 का चेंज है। एटम कितने इन्वॉल्व है, एक एटम कितने इन्वॉल्व है, एक। सो यहाँ पे एन फैक्टर IO3- में आयोडीन का या IO3- का एन फैक्टर कितना है, ओनली 5। क्यों, क्योंकि हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पहले हमने रिएक्टेंट से शुरुआत करी थी, तब हमने देखा था कि वहाँ 2 एटम्स हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब हमें इसका IO3- आयन का एन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे IO3- में सिर्फ एक ही आयोडीन है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही एटम की बात करी है कि एक एटम के लिए कितने का एक्सचेंज हुआ है +5 का, तो हमने यहाँ सिर्फ +5 का ही चेंज लिखा है, राइट। यहाँ पे 2 एटम्स थे, इसलिए हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, इसलिए हम एट अ टाइम उसी सब्सटेंस को कंसिडर करके उसी के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 5 × 1 कह लो तो यहाँ आएगा 5। ठीक है, ऑलराइट। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना क्लियरली आपको समझ आएगा ये चीज़। देखो एक अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखो ये कौन है, ये ऑक्सलेट आयन है। अभी हमने ऑक्सैलिक एसिड किया था, अभी हमने ऑक्सैलिक एसिड देखा था COOH। अब इसमें से COOH 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन
ये 2 हाइड्रोजन निकल गए तो क्या बचा, COO माइनस माइनस 2 माइनस, ठीक है। सो दैट इज ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। सो ये ऑक्जेलेट आयन है और ऑक्जेलेट आयन जो है रिडॉक्स के बाद कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है। जल्दी से मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ किसका, ऑक्जेलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए क्विकली, जल्दी से दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4, ठीक है। और ऑक्जेलेट आयन के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिए क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालिए, 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 विल गिव यू +6, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 कार्बन एटम का। तो एक कार्बन एटम का कितना है +3, कितना है +3, एक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। अब ये आपको यहाँ तक मतलब जो है अब आप बिल्कुल थरो हो जाने चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर खटाखट खटाखट देखते निकालने में, राइट। +3 ऑक्जेलेट वाले कार्बन का और +4, वेरी गुड रोहित, और +4 जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन का। अब आप जरा चेक करो, एक कार्बन के लिए चेंज कितना हुआ, एक कार्बन के लिए ऑक्जेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में एक कार्बन के लिए चेंज कितने का है 1 का, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज होगा 2 का, ठीक है। सो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 2, सो यहाँ पे n फैक्टर इसका है 2, ठीक है। यहाँ पे इसका n फैक्टर जो है वो है कितना 2, n फैक्टर है 2। क्यों भाई, क्यों है 2, क्योंकि चेंज कितने का है 1 का चेंज है, एटम्स कितने हैं 2 हैं, इसलिए 2 का चेंज है, दैट इज व्हाई वी हैव अ चेंज ऑफ 2 ओवर हियर। अब जरा n फैक्टर किसका निकालोगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जरा n फैक्टर, यही n फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालो। मैं इधर वाले प्रोडक्ट का क्यों निकलवा रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि हम एट अ टाइम क्या कंसिडर करते हैं, जिस सब्सटेंस का, जिस कंपाउंड का, जिस एलिमेंट का, जिस आयन का हम n फैक्टर कैलकुलेट करें उसी के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं, ना कि जो दूसरा बन गया है उसके, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्जेलेट के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया, काउंट किया था, इसलिए 2 आया है, नहीं तो एक एटम में चेंज कितने का है 1 का। यहाँ पे वो चीज़ देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ऑक्जेलेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये रिएक्शन रिवर्स होती है और ऑक्जेलेट आयन बनता है, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का n फैक्टर क्या होगा 4 से 3, चेंज कितने का है 1, एटम कितने हैं 1, सो 1 × 1 विल गिव यू 1, द n फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 1 ओवर देयर इन दैट केस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख करके कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनके अंदर भी मुझे n फैक्टर कैलकुलेट करके बताइएगा। नेक्स्ट पेज पर ही दे दें भाई, चलो भाई। कौन सा दिया है मैंने, अभी 3 एग्जाम्पल्स कराए हैं ना, ठीक है चलो। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, डाइक्रोमेट से क्रोमियम, 5th
2 और दे देते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड अप करते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जहाँ पे आपको दोनों साइड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। चलो, फाइंड द एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज द रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स दोनों का एन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको आज अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं। आज हमने इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि एसिड बेसिस रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फर्दर और जो भी आस्क्ड है क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी को यूज़ करते हुए हम कैसे उसकी कैलकुलेशंस करते हैं एसिड बेस में। फिर हमने बात करी है आज की क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस में हमने एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हमने उसकी भी शुरुआत करी है, जिसके अंदर हमने पहला एक छोटा एग्जाम्पल डिस्कस किया जिसके अंदर सिंपल रिडॉक्स हो रहा है। आगे हम अगली क्लास के अंदर और जो फर्दर दूसरे टाइप के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कैसे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उन पे बात करेंगे। लेकिन ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको यहाँ पे एन फैक्टर हर एक एलिमेंट और एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कैलकुलेट करना है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।